Welcome to SN Chaudhary physics classes at BD Gurukul. Today I am going to discuss one of the most important topics, Bohr's atomic theory or Bohr model of hydrogen atom. एटम और न्यूक्लियस, आप सभी बच्चों का एटम और न्यूक्लियस चैप्टर में आज हम ये तीसरा लेक्चर देने जा रहे हैं। आप सभी बच्चों का बीडी गुरुकुल में स्वागत है। और लॉकडाउन के कारण अभी ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर क्लास नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण मैं अभी आप लोगों के पढ़ाई में डिसकंटिन्यूटी नहीं हो, इसलिए मैं पीसी पर अपलोड करके आप लोगों को कंटिन्यूटी बनाए रखने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी को पसंद आए तो तब समझेंगे जी ये मेरा मेहनत सफल हुआ और बेनिफिट उठाओ बेटा। इससे लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं है, कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा, इसलिए सभी पिछले लेक्चर में हमने आपके थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल बताए, रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट बताए और साथ साथ आपके रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में एक्सप्लेनेशन दिए। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस बोर्स एटॉमिक थ्योरी और बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस लेसन से इस टॉपिक्स पर बराबर, चाहे नीट का पेपर हो चाहे जेई का पेपर हो, हर पेपर में कुछ न कुछ क्वेश्चन इसके जरूर रहते हैं। इसलिए आप सभी बच्चे इसे ध्यान से देखो, सुनो और जैसे मैं समझाता हूं तैयार कर लो। इसके तैयार करने से, चाहे ये नोट्स के रूप में है, ये नोट्स का भी काम करेगा, लेक्चर का भी काम करेगा, साथ साथ ये आपके सीबीएसई के सिलेबस भी कवर करते हैं, नीट का सिलेबस भी कवर करता है और जेई मेन का भी सिलेबस कवर करता है। इसलिए आप सभी बच्चे ध्यान दो। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आपके लेक्चर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि हमारा हर वीडियो आपके पास अपने आप पहुंच जाए। ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, जिसके कारण हर नोटिफिकेशन के आधार पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। अब सबसे पहले इसमें आते हैं बोर। आपके सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं एटम से। यू नो दैट according to John Dalton's atomic theory, an atom is the smallest particle of the matter which cannot be divided and it does not exist as it is quite reactive। आप जानते हो एटम जो है जॉन डाल्टन के हिसाब से सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 1897 में आपके जे थॉमसन ने एटम को डिवाइड किया, उससे इलेक्ट्रॉन निकले और उसके बाद प्रोटॉन निकले और न्यूट्रॉन निकले। इस तरह से एटम का डिवीजन संभव हो गया। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को ब्रेक करने वाले थे जे थॉमसन, और इसी आधार पर जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। लेकिन उनकी मॉडल में कुछ गलतियां थी, जिस गलतियों को सुधारने के लिए रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया 1911 में। अब 1911 में रदरफोर्ड ने दिया, लेकिन देखो बेटा, हर थ्योरी के पीछे कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियां रह जाती है, जिसे हम बाद में इंप्रूव करते हैं और नए थ्योरी का होता है। अब इसके आधार पर बोर ने इसमें देखा जो भाई इसमें ऐसी गलती है जिसके आधार पर मैटर या एटम अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, इनकी स्टेबिलिटी नहीं है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो इस आधार पर इनमें कुछ कमियां दिख गई, कुछ डिमेरिट्स दिख गई, जिसको हम लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। बोर ने इन थ्योरी को पढ़ा और क्वांटम मैकेनिक्स से उन्होंने कुछ मदद ली। क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर, स्टडी के आधार पर बोर ने अपना मॉडल 1913 में दिए और इसी आधार पर इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। आज हम आपको इसी बोर्स एटॉमिक थ्योरी और इनसे रिलेटेड डेरिवेशन, इनसे रिलेटेड रिलेशन सबके बारे में बता रहे हैं। बोर्स एटॉमिक थ्योरी और बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, the three basic postulates of this model are, इस थ्योरी का 3 postulates ये था। पहला, every atom consists of a central core। आप कर्सर देखते चलो बेटा, कर्सर देखोगे आपको पता चल जाएगा एक एक लाइन।
बोर्ड पर यही होता है, जब आपके सामने हम लिखते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है सर लिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे पहले लिखना पड़ता है, फिर आपको शेयर करके दिखाना पड़ता है। इसलिए ये लेक्चर आपके नोट्स की तरह भी काम करेंगे और लेक्चर की तरह भी काम करेंगे। एवरी एटम consists of a central core called nucleus, in which entire charge and almost entire mass of the atom are concentrated. ये स्टेटमेंट इन्होंने रदरफोर्ड से लिया, क्योंकि रदरफोर्ड ने भी यही कहा था कि एटम का टोटल मास उसके सेंटर पर है, जिसका न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके आधार पर डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस किसको मानते हैं, हम रदरफोर्ड को मानते हैं। ये उन्होंने इन्हीं से हेल्प लिया। ये बात तो जो रदरफोर्ड में है वही बोर ने भी दिया। सेकंड थ्योरी इनका था इसी में। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इसके बाद इन्होंने कहा, a suitable number of electrons having as much as, देख लो यहाँ पर आ जाओ, देखो एरो के पास, a suitable number of electrons having as much negative charge as positive charge on the nucleus revolve around the nucleus in a circular orbit। और ये स्टेटमेंट भी रदरफोर्ड का था, जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ पर। ये आपका रदरफोर्ड का भी थ्योरी था, इसी को इन्होंने भी इन्वॉल्व किया। अब इसके बाद द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रिवोल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। कहते हैं इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ये फोर्स उसको किसने दे दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ये सारी स्टेटमेंट करीब करीब आपके रदरफोर्ड में भी था और ये स्टेटमेंट बोर में भी आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद यहां से देखो, दिस पोस्टुलेट stresses that an electron in an atom can revolve in a certain orbit only without emission of radiant energy। अब बोर ने यहाँ चेंज किया, रदरफोर्ड ने ये बात बता नहीं पाए। बोर ने कहा जब तक कोई इलेक्ट्रॉन, आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ, तब तक उनसे कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा और न गेन करेगा। यही लिखे दिस पोस्टुलेट स्ट्रेस। इस पोस्टुलेट के आधार पर बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब तक रिवॉल्व करेंगे किसी निश्चित ऑर्बिट में, तब तक उसका एनर्जी रेडिएशन नहीं होगा, एनर्जी एमिट नहीं करेगा और गेन भी नहीं करेगा। दिस पोस्टुलेट स्ट्रेस दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन रिवॉल्व इन अ सर्टेन ऑर्बिट्स ओनली विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। बिना एनर्जी रेडिएंट की ये रिवॉल्व करेगा। Thus each atom exists only in a certain definite stable states। और इस तरह से हर एक एटम एक डेफिनेट स्टेबल स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा विथ डेफिनेट टोटल एनर्जी। दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट ऑफ एटम। इसी को हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट ऑफ एटम कहते हैं। जब तक कोई एटम है, जब वो एनर्जी लूज नहीं करेगा तो अपने वो डेफिनेट स्टेबल स्टेट में रहेंगे, जिसके कारण इसको हम स्टेशनरी स्टेट ऑफ द एटम कहते हैं। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, जब तक ऑर्बिट में वो घूमेगा एनर्जी ना तो लूज करेगा और ना गेन करेगा, जिसके कारण ऑर्बिट का दूसरा नाम हो गया स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं, और साथ साथ एनर्जी लेवल भी कहते हैं, क्योंकि उसका एनर्जी फिक्स है। इफ, अब यहाँ पर देखो बेटा, इसके बाद इफ m is the mass of electron revolving with a velocity v in a circular orbit of the radius r, then necessary centripetal force is F equal to mv square by r। बेटा सर्कुलर मोशन में चलने के लिए मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए, तो mv square by r चाहिए। This force is provided by electrostatic। Also electrostatic force of attraction between the nucleus of charge Zd हमने लिखा है, मान लो एटॉमिक नंबर Z है, तो एटॉमिक नंबर के आधार पर उतने ज्यादा प्रोटॉन वहां होंगे, उतने Zd के बराबर, एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E, कहने मतलब
the electrostatic force of attraction between the nucleus of the charge Ze and electron of the charge minus E is F equal to 1 by 4 pi epsilon naught Ze into E upon R square। यहाँ पर हम इसको कांस्टेंट के लिख लेते हैं, तो के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दो इक्वेशन हो गया। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर प्रोवाइड करता है। इसका मतलब दोनों आपके इक्वल हो गए। अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट्स, अकॉर्डिंग टू कर्सर देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट्स mv स्क्वायर बाय आर इक्वल टू के जेड ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। अब बोर्ड ने सेकंड पोस्टुलेट में क्या क्या दिया? बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट डिफाइन दीज स्टेबल ऑर्बिट्स। ये जो स्टेबल ऑर्बिट है उसको ये डिफाइन करते हैं और कहते हैं भाई जब तक इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ना तो एनर्जी लूज करेगा ना गेन करेगा, इसलिए इसका एनर्जी भी फिक्स है, इसलिए इसे हम फिक्स एनर्जी लेवल भी कहते हैं। The Bohr's second postulate defines these stable orbits. According to Bohr, electron can revolve only in certain discrete non-radiating orbit. अब यहाँ पर देख लो, revolve only in certain discrete जिसकी एनर्जी फिक्स है, non-radiating जो एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं, radiating energy called stationary orbit, for which the total angular momentum of revolving electron in an integral multiple of h by 2 pi, where h is a Planck's constant। कहना मतलब जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम h by 2 pi के बराबर होगा। अकॉर्डिंग अगेन देख लो, अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ए सर्टेन डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, फॉर व्हिच total angular momentum of revolving electron is an integral multiple of nh h by 2 pi, which is this। अब इसके आधार पर इलेक्ट्रॉन का जो होगा 10 angular momentum of orbiting electron is quantized। कहने मतलब अब n का वैल्यू 1 होगा कि देख लो यहाँ पर mvr इक्वल टू nh by 2 pi। अब n की वैल्यू 1 2 3 हो सकते हैं, तो जब 1 रहेगा तब उसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? h by 2 pi के बराबर। 2 रहेगा तो 2h by 2 pi, 3 रहेगा तो 3h by 2 pi। इसी को कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। अब इस तरह से आपने देख लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये सेकंड पोस्टुलेट इन्होंने दे दिया। थर्ड में देख लो, द एमिशन ऑफ or absorption of energy occurs only when electron jumps from one of its specific non-radiating orbit to other। कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन तभी करेगा जब ये इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेंगे। The difference in total energy of electron in two orbits, two permitted orbit, is absorbed when electron jumps from inner to outer। जब इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जंप करेंगे तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एंड व्हेन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम आउटर टू इनर ऑर्बिट। का मतलब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तब वो एनर्जी लूज और गेन करेगा। कैसे? जब वो भीतर के ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, का मतलब उसको हम एनर्जी देंगे तब वो जंप करेगा। और यदि आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप करेगा तो उसके पास आउटर में ज्यादा एनर्जी है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज कर देगा, तब ये आएगा। इसको हम निकालते कैसे हैं? तो मान लो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी E1 है और सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी E2 है, तो आपके E2 माइनस E1 इक्वल टू h के बराबर हुआ, where E इक्वल टू एनर्जी ऑफ इनर ऑर्बिट और E2 एनर्जी ऑफ आउटर ऑर्बिट। इस तरह से बोर्स ने अपना थ्योरी दे दिया। अब यहाँ पर h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है, नो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। तो बेटा जब आपसे कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट बोर्स एटॉमिक मॉडल या पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी, तब आपको ये पूरा इतना लिखना है।
अब जब बोर ने बता दिए, एटॉमिक थ्योरी दिए, मॉडल दिए, तब लोगों ने कहा कि भाई ऑर्बिट का रेडियस निकालो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए। तो आपके पेपर में क्या रहेगा, सीबीएसई के पेपर में तो ऐसे रहते हैं, स्टेट बोर्स एटॉमिक थ्योरी एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस और वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड और एनर्जी, इस तरह के डेरिवेशन एक जोड़ देते हैं। आपको इस आधार पर ये आपके कैलकुलेट करने हैं। अब यहाँ देखो बेटा, सबसे पहला कैलकुलेशन, रेडिया ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। बोर ने जिस ऑर्बिट में बताया इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए, तो उस ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ जो है ऑर्बिट कहते हैं, ऐसे भी ध्यान दो, द पाथ अराउंड व्हिच द पाथ ऑन व्हिच एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट। अब इसको हम कैलकुलेट करने के लिए, तो जब डेरिवेशन निकालना रहेगा तो आपको ध्यान देना है। पहला देखो किस पोस्टुलेट को आपने यूज किया था। अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, the centripetal force required for revolution of electron is provided by electrostatic force of attraction between the nucleus and electron, that is mb square by r equal to kZe square by r square। अब यहाँ पर देखो बेटा, आर आर तो आप आराम से कट कर सकते हो, ये आर कट जाएंगे, तो आपके आर बच जाएगा। इस आर को यहाँ ले आओ, mb स्क्वायर की यहाँ ले आओ। खैर चलो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट में। अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी, द टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको एमबीआर कहते हैं, ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH by 2π के। अब एमबीआर इक्वल टू NH by 2π, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। यहां से हम v वेलोसिटी निकाल देते हैं, v इक्वल टू NH by 2π, और ये mr नीचे आ गया। इस तरह से आपके निकल गया v इक्वल टू NH by 2π mr। अब ये v की वेलोसिटी है, इसकी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो देखो बेटा क्या निकलते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम सेकंड इन फर्स्ट, m v स्क्वायर था, v की जगह पर हमने NH by 2π mr लिखे, इसको स्क्वायर में डाल दिए, kZe स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब इसमें से स्क्वायर करने पर n स्क्वायर h स्क्वायर 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, और यहाँ पर kZe स्क्वायर r स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कैंसिल होते हैं, r स्क्वायर से r स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। अब आपके देखते हो इस m से ये m, देखो कर्सर देखना बेटा ध्यान से, इस m से m स्क्वायर कट गया तो m बच गया। इधर क्या बच गया हमारे पास, 1/r इधर बच गए, और n स्क्वायर h स्क्वायर 4π स्क्वायर को हम इधर ले गए तो 4π स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर नीचे आ गया। इस तरह से 1/r इक्वल टू निकल गया kZe स्क्वायर 4π स्क्वायर m अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। लेकिन मुझे तो r चाहिए, तो r को हम उल्टा करते हैं, ऊपर ले जाते हैं रेसिप्रोकल में, तो r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m kZe स्क्वायर, ये हमारा निकल गया r का। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब यहाँ क्या देखते हैं बेटा, h कांस्टेंट है, 4π स्क्वायर कांस्टेंट है, m kZe स्क्वायर सारा कांस्टेंट है, मींस r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, वेयर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m kZe स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अब रेडियस देख लो, फर्स्ट ऑर्बिट का n के बदले 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और n के बदले 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4, कहना मतलब वो ऑर्बिट इससे 4 टाइम्स बड़ा हो जाते हैं। इस तरह से हम ये डेरिवेशन निकालते हैं। लेकिन इतना ही से नहीं है, आपको देखो यहाँ तक तो कहेगा डिराइव करो तो डिराइव कर दोगे, लेकिन इस डेरिवेशन के आधार पर जो न्यूमेरिकल डाल देते हैं, चाहे नीट वाला डालते हैं या जेई वाला, वो डेरिवेशन नहीं कहते हैं, वो आपको यहाँ से न्यूमेरिकल्स कहेंगे निकालने के लिए, शॉर्टकट निकालना है। मेरे पास टाइम कम रहता है, हम यदि हर क्वेश्चन पर 1 सेकंड बचाएंगे तो 30 क्वेश्चन फिजिक्स का है तो उस पर 30 सेकंड बच गया, तो किसी एक क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए हर समय जहां संभव हो शॉर्टकट निकालने का प्रयास करो। तो अब शॉर्टकट में हम दिखाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेंगे, आर आपने क्या सीखा बेटा, आर प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अब रेडिया ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट आर इन द रेशियो, अब रेशियो पूछ रहा है सभी ऑर्बिट का, तो आप क्या करोगे देख लो, r1 is to r2 is to r3
और n स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर। अब यहां देख लो 1:4:9 का रेशियो निकल गया। तो ये भी एक क्वेश्चन बराबर पूछे गए। आगे बैठा, समझ में आ गया। अब इतना ही नहीं है, और भी हम बता रहे हैं इसमें। क्लियर, स्टेशनरी ऑर्बिट आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। इससे एक क्वेश्चन ये बन गया, जितने भी स्टेशनरी ऑर्बिट हैं उनके बीच में स्पेस एक जैसा नहीं है, क्योंकि इससे देखो ये 4 टाइम्स बड़ा है और ये फर्स्ट के रिस्पेक्ट में 9 टाइम्स बड़ा है। सभी के बढ़ने का जो रेट है अलग अलग है। अब आपके यहां तक तो आपके बता दिया, ऑर्बिट का डेरिवेशन भी निकाल दिया, रेशियो भी निकाल दिया, ये भी बता दिया कि सभी का स्पेस इक्वली नहीं है। लेकिन उन्होंने केवल हाइड्रोजन एटम के लिए बताया। अब हम सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं। देख लो, बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम वी हैव Rn इक्वल टू, हमने Rn वहां R लिखे थे, n लिख दिया फॉर nth ऑर्बिट, इसलिए हमने यहाँ n लिखे। Rn इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। अब यहाँ पर Rn का मतलब हो गया nth ऑर्बिट। अब हम h की वैल्यू पुट करते हैं 6.62 इंटू 10 पावर -34। फिर सभी की पाई की वैल्यू 22/7 लिखो या 3.14 लिखो। m की वैल्यू 9.1, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंटू 10 पावर -31 kg। के डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 आपके हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.60 इंटू 10 पावर -19 कूलम। इन सभी को यहाँ पर Z इक्वल टू 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। इन सभी वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पर लिख देना पुटिंग द अबव वैल्यूज स्टैंडर्ड वर्ड। नहीं, ये भी नहीं याद है तो आप लिख सकते हो पुटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज वी गेट, ये जितना कांस्टेंट था उसका वैल्यू हो गया 5.29 इंटू 10 पावर -11 n स्क्वायर यहाँ आ गया। अब बेटा मीटर में वैल्यूज निकालना रहेगा तो ये वैल्यूज आपको याद करना है। ये पूरा डेरिवेशन नहीं भी याद रखते हो तो ये वैल्यू आपको याद रखना जरूरी है। अब फर्स्ट ऑर्बिट का कितना होगा, तो n इक्वल टू हम 1 पुट कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। n इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो सेकंड ऑर्बिट का साइज पता चल जाएगा मीटर में, ये हो गया। लेकिन हम देखो बेटा, इसके अलावा जो जनरल जो क्वेश्चन आप जैसे केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक्स पढ़ोगे तो वहां के लिए भी बताता हूं। आप 1 मीटर इक्वल टू, जैसे 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 पावर -10 मीटर होता है, या 1 मीटर इक्वल टू 10 पावर 10 एंगस्ट्रम। अब 10 पावर 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें केवल 1 बच गया, 10 पावर -1। तो आपको एंगस्ट्रम में ये याद रखना है। तो आपके Rn इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 0.529 इंटू एंगस्ट्रम, इसमें वैल्यू निकालते हैं। कभी मीटर में दिया रहता है, कभी एंगस्ट्रम में भी दिया है। आप इसी को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटू 10 पावर -10 कर देना। इसको हमने कन्वर्ट किए थे 10 पावर 10 से मल्टीप्लाई किए थे, इस तरह से। अब देख लो फर्स्ट ऑर्बिट का साइज, फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू हमने 1 पुट किया, Rn इक्वल टू ये। अब n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर करके 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आपके रेडियस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो छोटे छोटे जेई में भी रहते हैं, और साथ साथ आपके नीट में तो स्पेशली नीट में तो ऐसे ही वैल्यू देंगे और कहेंगे बताओ। अब वहां कैलकुलेट करने लगोगे तो निकलेगा तो जरूर आंसर, लेकिन कैलकुलेट के लिए उतना टाइम होगा, उतने में तो आप कई क्वेश्चन को छोड़ना पड़ जाएगा। और इसीलिए डायरेक्ट वैल्यू इन सबका याद रखो, Rn इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 0.529। अब देखो बेटा रेडियस निकल गए, अब वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट्स। आप पीछे पढ़ चुके हो, देख लो बार बार आपने डेरिवेशन निकालोगे तो आपने कौन सा पोस्टुलेट यूज किया, सबको सेपरेट, क्योंकि ऐसा नहीं देगा जी रेडियस भी निकालो, वेलोसिटी भी निकालो, एनर्जी भी निकालो, कोई एक देते हैं तो आपको उस पोस्टुलेट को इंडिकेट करना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी या मॉडल, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर revolution of electron in an orbit is
provided by electrostatic force of attraction between the electron and nucleus. अभी ये आप पढ़े थे ऊपर में, mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ये r और ये r कट गया तो mv स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय r. अब यहां तक आपने निकाल लिया तो r इक्वल टू कितना निकल जाएगा, इस r को हम इंटरचेंज करते हैं तो mv स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, r इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय mv स्क्वायर. नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड postulates of Bohr's atomic theory, the total angular momentum mvr of the revolving electron is equal to nh by 2 pi के बराबर. ये nh by 2 pi के बराबर होता है. mvr इक्वल टू देख लो बेटा, mvr इक्वल टू nh by 2 pi. यहां से भी हम r का वैल्यू निकाल लेते हैं, nh by 2 pi और ये mv को हमने नीचे लिख दिया. अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखो बेटा, हम यहां से भी निकाल सकते हैं लेकिन हम दोनों का कैलकुलेट करते हैं तो इजी वे से निकलते हैं. दोनों का r है, ये भी r का वैल्यू है, ये भी r का वैल्यू है, दोनों को हम इक्वल कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई एम वी. अब इसमें से देखो v और v स्क्वायर कट गया तो v बच गया, m कट गए और के जेड ई स्क्वायर. इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर इक्वल टू एन एच इंटू वी. तो v इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच. ये निकल गए. अब इसका भी वैल्यू हम पुटिंग स्टैंडर्ड वैल्यू हम निकालेंगे तो डेरिवेशन कहता है तब तो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यहां तक आप निकालते हो. और इसके बाद आप देखते हो यहां तक निकाल लिए वैल्यू, और इसके बाद आप कहते हो देख लो 2 पाई 4 पाई के जेड ई स्क्वायर, ये सारे के सारे आपके कांस्टेंट हैं. जस्ट मिनट बेटा. देखो यहां तक हम आपको बताए थे एम बी स्क्वायर बाय आर, यहाँ कैंसिल हो गए. अब r इक्वल टू तो हमारे पास ये निकल गया. तो अब आपके r की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल लिए, फिर से आप चेक कर लो, और एम बी आर इक्वल टू यहाँ से ये निकाल लिए. r दोनों r को इक्वल कर दिए, हमारे पास आ गया के जेड ई स्क्वायर बाय एम बी आर कट के आपके क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो v की वैल्यू यहाँ तक हम बता चुके हैं, v इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच. अब देखो बेटा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर एच सब के सब कांस्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1 बाय n, या कह सकते हो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट. अब यहाँ पर सभी की वैल्यू देखो, अब इस कोई भी टॉपिक इग्नोर नहीं करना है. v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, इसका मतलब n की वैल्यू बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा. अब आपसे पूछ लेंगे इलेक्ट्रॉन का स्पीड या वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट में ज्यादा है या थर्ड ऑर्बिट में, आप जैसे फर्स्ट से थर्ड पर जाते हो तो वेलोसिटी घट जाते हैं, उनकी वेलोसिटी कम मिलेगा. अब फिर भी इसका हम कैलकुलेशन भी कैसे याद रखें तो देख लो, पुटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ ऑल कांस्टेंट, सभी कांस्टेंट की वैल्यू स्टैंडर्ड वी एन हमने लिख दिया 2 पाई के ई स्क्वायर, यहाँ पर हमने नोट किए ई स्क्वायर बाय एन एच, यहाँ पर ये हमारे पास आ गया. अब देखो बेटा इसमें से सबकी वैल्यू पुट करते हैं तो देख लो k की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, पाई इक्वल टू 3.14, e इक्वल टू 1.60 इंटू 10 पावर माइनस 19, h इक्वल टू 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34. अब इन सभी वैल्यू को पुट करते हैं तो 2.2 इंटू 10 पावर 6 अपॉन n निकल गया. अब आपको कहता है फर्स्ट ऑर्बिट का बताओ, तो आपको एक वैल्यू ये याद रखना है, vn याद रखना है 2.2 इंटू 10 पावर 6. नीचे में फर्स्ट ऑर्बिट है तो n इक्वल टू 1, सेकंड ऑर्बिट है तो n इक्वल टू 2,
थर्ड ऑर्बिट है तो n इक्वल टू 3। इस तरह से n की वैल्यू आप जैसे पुट करते चलोगे वेलोसिटी नया नया ऑर्बिट का मिलता चला जाएगा। ये मीटर पर सेकंड में 2.2 इंटू 10 पावर 6 इस तरह से यहां तक काम निकालते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 तो 2.2 इंटू 10 पावर 6, तब आपका वेलोसिटी जो है फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का कितना होगा 2.2 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड। दैट इज किसके इक्विवेलेंट है तो 1/137 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट का 1/37 पार्ट के बराबर है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। देखो बेटा वेलोसिटी निकल गए। अब आपके पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हो गया नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितना जंप करेगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, उसी के आधार पर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट इज गिवन बाय v इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय NH। ये हम जानते हैं, लेकिन हम क्या जानते हैं लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा आर, v इक्वल टू ओमेगा आर जानते हैं, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू लिखते हैं। इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो देखो क्या निकलता है। देख लो न्यू इक्वल टू v अपॉन 2 पाई आर। अब v की वैल्यू ये पुट करो, करने मतलब 2 पाई आर से डिवाइड कर दो सबको। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम दिस, देख लो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय NH अपॉन 2 पाई आर यहाँ हमने लिख दिया। और इसमें से देखो 2 पाई कैंसिल आउट हो गए। अब आपके ये सब कैंसिल हो गए हैं। अब आपके पास न्यू का वैल्यू क्या निकल गया, न्यू इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय NH आर, ये निकल गए हमारे पास। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। अब हाइड्रोजन का लेना है तो जेड इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। अब आपके यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम n इक्वल टू 1, r इक्वल टू 0.529 इंटू 10 पावर -10, ये हम जानते हैं। k इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9, z इक्वल टू 1, e इक्वल टू 1.60 इंटू 10 पावर -19 कूलम। प्लैंक्स कांस्टेंट h इक्वल टू 6.6 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकंड। तो न्यू इक्वल टू निकल जाएगा 6.57 इंटू 10 पावर 15। कहने मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट के चारों ओर एक सेकंड में 10 पावर 15 रिवोल्यूशन लगाते हैं। अब आपके फ्रीक्वेंसी निकल गए। इसके फ्रीक्वेंसी के बाद देखो बेटा, अब आपके जो ये है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। टोटल एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। बोर के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसका टोटल एनर्जी कितना होगा। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी हम सबसे पहले निकालते हैं। देख लो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर revolution of electron in an orbit is provided by electrostatic force of attraction between the nucleus and electron। ये हम हर थ्योरी में लिखते हैं। देख लो तो आपको जहां भी ड्राइव करोगे तो आपको ये पोस्टुलेट बताना पड़ेगा। mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहां से कट करने के बाद हमारे पास mv मिल गया, mv स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। आप काइनेटिक थ्योरी में क्या जानते हो, काइनेटिक एनर्जी का टू हाफ mv स्क्वायर होता है। इधर हम हाफ लगा दिए, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ mv स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई किए के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, हाफ से के ये निकल गया। अब पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करता है, तो वहां पर मुझे वोल्टेज निकालना पड़ता है। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ड्यू टू the nucleus in the orbit which electron revolve is v equal to, अब आप चले जाओ बेटा पोटेंशियल निकालने के लिए k कांस्टेंट इनटू q अपॉन r। आप जानते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो चार्ज न्यूक्लियस में है पॉजिटिव उसके कारण ऑर्बिट पर कितना पोटेंशियल बनेगा, दैट इज v इक्वल टू के जेड ई अपॉन r। अब वर्क डन कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन w
इक्वल टू V इंटू क्यू। क्यू हो गया इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं, तो आपके KZE अपॉन R, KZE अपॉन R इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E लिखा है। यहाँ पर हम निगेटिव पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमारा ये स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर P इक्वल टू माइनस KZE स्क्वायर बाय R निकल गया। ये पोटेंशियल एनर्जी के निकल गए। तो टोटल एनर्जी के लिए अब हम क्या करेंगे, KE प्लस PE, तो वहां क्या था हाफ KZE स्क्वायर बाय R, ये माइनस KZE स्क्वायर बाय R, ये कॉमन लिए सिंप्लीफाई किए, ये 1 में से हाफ चला जाएगा तो माइनस हाफ बच गया, माइनस हाफ KZE स्क्वायर बाय R, ये निकल गए। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ R का वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, जानते हो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ R हम यहाँ पर पुट करते हैं। R इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई एम KZE स्क्वायर। जब हम R की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो देख लो KZE स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम KZE स्क्वायर, ये रिवर्स होके रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, KZE स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम KZE स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब इसमें से जो जो कैंसिल आउट होना है उन्हें आप कैंसिल आउट कर दो। जैसे इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बच गया 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ZE स्क्वायर एंड E पावर 4, ये निकल गए अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही एक्सप्रेशन है। लेकिन बेटा इतना बड़ा वैल्यू याद रख पाते हैं बच्चे तो वेल एंड गुड, नहीं रख पाते हैं आप इसकी वैल्यू याद करो। पुटिंग स्टैंडर्ड वैल्यू केवल लिख दिया, पुटिंग स्टैंडर्ड वैल्यू, पूरा पुट करने की जरूरत नहीं है, सबका वैल्यू मुझे याद रहे नहीं रहे। पुटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट वी गेट 21.76 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। अब आप जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.60 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल के बराबर। अब इलेक्ट्रॉन इसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो देख लो ये हमारे पास आ गया, डिवाइड करेंगे तो आपके हो गए 13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी एनर्जी आ गई। अब आपके जो आ गए फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z इक्वल टू 1 आप पुट करते हो और Z इक्वल टू 1 तो ये चला गया, तो हमारे पास क्या 13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए। अब इस तरह से आप किसी का भी निकालना रहेगा, n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट, n की वैल्यू 2 सेकंड ऑर्बिट, 3 तो थर्ड ऑर्बिट, किसी का भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकाल सकते हैं। दिस शोज दैट total energy of electron in a stationary orbit is negative, which means electron is bound to the nucleus by electrostatic force of attraction and it is not free to leave it. ये force of attraction से बंधे हुए हैं। इस तरह से हमने आपके बोर्स एटॉमिक थ्योरी और इनसे रिलेटेड जो डेरिवेशन है, चाहे एनर्जी का डेरिवेशन है, रेडियस का डेरिवेशन है, वेलोसिटी का डेरिवेशन है, ये सारा हमने आपको बताए। और यदि आप इसे कंट्रोल करते हो, शॉर्ट फार्मूला याद रखते हो, तो नीट में आपको सॉल्व करने में आसान मिलेगा, जेई में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान मिलेगा, और आपके बड़े डेरिवेशन याद करते हो तो आपके सीबीएसई के क्वेश्चन, क्योंकि सीबीएसई में रहता है स्टेट बोर्स थ्योरी और डिराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर, अब एनीवन दे देगा, जैसे रेडियस, कभी एनर्जी, कभी फ्रीक्वेंसी, कभी टाइम पीरियड, इस तरह से आपको दे देंगे, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। बेटा समझ में आ गए? सभी बच्चे इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वो आप फौरन कमेंट करना, जिस कमेंट के आधार पर हम आपको विदिन 24 आवर्स जवाब देंगे। जो डाउट होगा उसे हम दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगे। और देखो अब जब तक लॉकडाउन नहीं है तब तक तो मुझे क्लास इस तरह से देना पड़ता है, लेकिन ये लेक्चर आपके लिए ज्यादा बेनिफिट के हैं, इसलिए कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ओपन करके इसको लिख सकते हो। यही नोट्स का काम करेगा, यही लेक्चर का काम करेगा, समझाने का काम हमने कर दिए हैं। तो आप 2 बार 4 बार देखोगे तो पूरा पूरा ये लर्न हो जाएगा। आए बेटे समझ में सबको? चलो समझ में आ गए। और आज से हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, लाइव क्लास भी देखना, इसलिए आप सबके सभी
ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना। टच करने से ऑन हो जाएगा, जिसके कारण आपके लाइव क्लास हम नीट से या जेई से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उस पर हम लाइव क्लास देने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए वहां भी बेनिफिट मिलेगा। लाइव क्लास में जिस बच्चों को जो क्वेश्चंस पूछना रहेगा वो आराम से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। थैंक यू टू एवरीवन। हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।